हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, रमेश अपनी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता था। फिर उसने अपने टाउन के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां वो एक लॉयर बन रहा था। और वहां भी उसे फर्स्ट रैंक मिलता रहा। और इसी तरह उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई सबसे अच्छे मार्क्स के साथ। फिर उसको बहुत ही आसानी से एक बहुत बढ़िया जॉब भी मिल गई, एक अच्छी कंपनी में, जहाँ उसको 90,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही थी। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। वो एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहा था। फिर कुछ सालों बाद रमेश ने फैसला किया कि वो एक पॉश एरिया में, अमीर इलाके में एक बड़ा घर खरीदेगा। अब तो उसकी सैलरी और भी बढ़ चुकी थी, तो उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसका लोन फौरन अप्रूव हो गया। और फिर वो अपने नए घर में आके रहने लगा। उसके मॉम डैड भी उसके साथ आके रहने लगे। फिर कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई और एक बच्चा हुआ, जिसका नाम उसने सनी रखा। तो रमेश की लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स सभी बहुत खुश थे। लेकिन कुछ टाइम बाद रमेश की लाइफ में खुशियां बढ़ने के बदले कम होने लगी। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है। जब कोई आदमी इतना अच्छा जॉब कर रहा हो, उसके पास बढ़िया घर है और एक सेफ जॉब है, तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी वाइफ अक्सर उसे कंप्लेन करती रहती है कि उसके पड़ोसी के पास एक लैम्बोर्गिनी है और उसके पास तो मामूली सी मारुति स्विफ्ट है। जब वो अपने बेटे सनी को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है, तो उसे शर्म आती है कि बाकी लोग लग्जरी कार्स में आते हैं और वो एक मामूली कार में आती है। फिर जब रमेश ने एक न्यू मर्सिडीज कार लोन पे ली, तो उसके कुछ दिनों बाद उसका बेटा सनी कंप्लेन करने लगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड टीटू की फैमिली स्विट्जरलैंड घूमकर आई है और वो लोग सिर्फ लोनावाला जाने का प्लान बना रहे हैं। तो शर्म के मारे वो अपनी वेकेशन के फोटोज ऑनलाइन अपलोड भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों, रमेश के ऊपर पहले ही घर का और कार का लोन है, तो उसकी फैमिली की ज्यादा डिजायर्स के लिए वो ओवर टाइम करने लगा। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली के डिमांड्स खत्म नहीं हुए। एक के बाद एक इन बढ़ती डिमांड्स की वजह से रमेश परेशान हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उसकी वाइफ इतने अच्छे घर में रहती है और उसका बेटा इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन ये तो और सैड होते जा रहे हैं पड़ोसियों को देख देख के। अब पहले ही रमेश की सैलरी से कुछ भी पैसा सेव नहीं हो रहा था और वो जितना भी ओवर टाइम कर सकता था वो पहले ही कर रहा था। मतलब उसने अपनी पूरी कैपेसिटी स्ट्रेच कर दी थी, तो इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए फाइनली वो ये सोचता है कि अगर मैं अपने कॉलेज का सबसे होशियार बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छी कंपनी में जॉब करके और ओवर टाइम करके भी ये सब खर्चे नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आस पड़ोस के लोग क्या काम करते होंगे। तो इसको जानने के लिए वो अपने पड़ोसियों से फ्रेंडशिप करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ये लोग इतनी सारी लग्जरीज अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। और तब उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसियों की सैलरी तो उससे भी कम है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं और उनको इनकम कमा के देते हैं। मतलब उनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, वो सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रहते। तो जब वो स्विट्जरलैंड में या दुनिया भर में घूमते रहते, तो वो एसेट्स उनके लिए काम कर रहे होते हैं, जिससे उनको कंटिन्यूस इनकम मिलती रहती है। और यहाँ पे रमेश को एक बहुत बड़ा शौक मिलता है। अभी तक तो रमेश को यही लगता था कि आप जॉब करके ही पैसा कमा सकते हो। स्कूल और कॉलेज में तो उसको यही सिखाया गया था। लेकिन यहाँ पे रमेश एक पूरी नई दुनिया देखता है कि रिच लोग किस तरह अपने पैसे कमाते और उसे मैनेज करते और मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती करते। अब दोस्तों, रमेश के पास भी थोड़ा बहुत कैश था, लेकिन वो उसे ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में रखता था और उसे लगता था कि वो 6-7% की इंटरेस्ट से अमीर बन जाएगा। लेकिन अमीर लोगों से अब फ्रेंडशिप करके उसे पता चला कि 5 ऐसे एसेट्स होते जो बैंक के मुकाबले, यानी कि कैश के मुकाबले, बहुत ज्यादा रिटर्न देते और वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाते। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं 5 एसेट्स को समझेंगे जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया भी है, तो भी आप इन 5 एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले रमेश पता लगाता है कि ऐसे कौन से एसेट्स रिच लोगों के पास है जिनमें उसे इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए वो अपने एक पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसका नाम रॉकी होता है। अब रॉकी एक यंग सेल्फ मेड मिलियनर है जिसके पास बहुत सारे एसेट्स है। वो अक्सर रिलैक्स करता हुआ, बुक्स रीड करता हुआ पार्क में नजर आता है। तो रमेश रॉकी से पूछता है कि उसे भी एसेट्स बिल्ड करने हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ताकि वो भी वैकेशन एंजॉय करता रहे और उसकी इनकम चालू रहे। तो उसके लिए रॉकी उसे कहता है कि देख भाई, मैं तेरी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन मैं आज शाम की फ्लाइट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मैं नेक्स्ट वीक रिटर्न आऊंगा। तो तब तक तुम अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, जिसके लिए मैं तुम्हें 3 बुक सजेस्ट करूंगा। तुम उसे फौरन बाय करके रीड करना शुरू कर दो। जब मैं रिटर्न आऊंगा तो तुम मुझे बताना तुमने उससे क्या सीखा। तो 3 बुक्स जो रॉकी सजेस्ट करता है वो होती है पुअर चार्लीज एल्मेनैक, साइकोलॉजी ऑफ मनी और बर्कशायर हैथवे लेटर टू शेयर होल्डर्स। तो रमेश फौरन अपने घर जाता है और लैपटॉप से उन तीनों बुक्स को अपने कार्ट में ऐड करता है और उसे ऑनलाइन ऑर्डर करता है। लेकिन चेकआउट पे जब वो इन तीनों बुक्स का प्राइस देखता है तो वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि इतनी महंगी बुक्स खरीदने की क्या जरूरत है, ये तो फालतू का खर्चा लगता है, मैं इनकी PDF रीड करके काम चला लेता हूँ। और इसीलिए वो उन बुक्स को ऐसे ही अपने कार्ट में छोड़ देता है और यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड कर लेता है और बुक रीड नहीं कर पाता है।
फिर जब पूरा हफ्ता खत्म हो जाने के बाद रॉकी उससे वापस पार्क में मिलता है तो वो उससे पूछता है कि रमेश बताओ तुमने उन बुक से क्या सीखा। तो रमेश के पास इसका कोई आंसर नहीं होता है क्योंकि उसने वो बुक्स रीड नहीं की थी। तो वो कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर करना भूल गया। तो रॉकी उसका झूठ फौरन पकड़ लेता है क्योंकि उसको याद है कि जब उसने उन बुक्स के नाम उसको बताए थे तो रमेश कितना एक्साइटेड हो रहा था उन्हें रीड करने के लिए और अमीर लोगों के सीक्रेट जानने के लिए। तो वो भूल जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर रॉकी उससे कहता है कि कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, एक काम करो आप इंडिया पे 10,000 रुपीज की बेट लगाओ। और तब रमेश फौरन उसके लिए अग्री कर लेता है और पैसे निकालने के लिए रेडी हो जाता है। तब रॉकी उसे एक्सप्लेन करता है कि यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप उनको 10,000 की क्रिकेट मैच पर बैटिंग करने को कहो और वो खुशी खुशी करेंगे, लेकिन आप उन्हें वही पैसा अपने आप पर बैट करने को कहो, मतलब अपने आप पर इन्वेस्ट करने को, तो लोग उसके लिए 10 बार सोचेंगे और बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। तो रमेश को रियलाइज हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था, उसका माइंडसेट ही गलत था। फिर रॉकी कहता है कि देख, जब मैं कोई बुक खरीदता हूँ तो मैं उसके प्राइस टैग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। दूसरी किसी भी चीज़ की शॉपिंग करते हुए मैं ज़रूर 2 बार सोचता हूँ, लेकिन सेल्फ एजुकेशन में जैसे बुक्स और कोर्सेज के मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ, क्योंकि ये बुक्स और कोर्सेज इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक्सपेंस नहीं, और आपकी लाइफ के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ और अगर मैं इन बुक्स और कोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं भी वही करता जो मेरे पेरेंट्स, सोसाइटी के लोग और मेरे दोस्त करते, जो है कोई मामूली सा जॉब और हमेशा रैट रेस में फंसा रहता और हमेशा दूसरों को ब्लेम करता अपनी प्रॉब्लम के लिए। और अगर मैं अपनी लाइफ के सारे इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करूं तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में बुक्स और कोर्सेज में 1 लाख रुपए से भी कम का इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन आज उनकी वजह से मेरे पास करोड़ों के एसेट्स है। तो दोस्तों, ये था सबसे पहला एसेट जो कैश से अच्छा है। अगर आपके पास आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट में 5 या 10,000 रुपए ऐसे रखे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको उसे अपने माइंडसेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। फिर अगले दिन सेकंड लेसन सिखाने के लिए रॉकी रमेश से पूछता है कि चलो अब एक बात बताओ, दुनिया के सबसे रिच इंसान के पास कितने पैसे होंगे। तो रमेश कहता है कि ये तो मैंने रिसेंटली न्यूज में देखा था कि इलॉन मस्क के पास $200 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है। तो रॉकी कहता है कि ये आंसर बिल्कुल गलत है। सच ये है कि इलॉन मस्क के पास इतने पैसे है ही नहीं और वो इन पैसों को खर्चा कर भी नहीं सकता। तो रमेश कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तब रॉकी कहता है कि इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपका एक बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ट्रीज है, और जब भी आपको जरूरत होगी तो आप उसमें से कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल तोड़ के लेके आओगे, उसे धो के, पका के, फिर आप उसे खाओगे। उसके बाद आप उस गार्डन का ख्याल रखोगे और उसे ग्रो करोगे। तो ये गार्डन और आपकी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना, ये दोनों एक चीज नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह दुनिया के सारे रिच लोग जानते हैं कि मनी और वेल्थ ये दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लोग इसका फर्क नहीं समझते। उनके लिए पैसों का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप उसे खर्चा कर सकते हो, द स्पेंडिंग मनी, और उसे कमाने के लिए आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, पैसे पेड़ पे उग नहीं सकते। क्योंकि जब भी हम बचपन में अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे मांगते हैं कोई बड़े खिलौने के लिए, तो मिडिल क्लास बच्चों को अपने पेरेंट्स से यही जवाब मिलता है कि मेरे पास पैसों का पेड़ नहीं है। और फिर जब हमें पैसा मिलता है तो हम उसको फौरन खर्चा करते हैं चॉकलेट या कोई खिलौना बाय करने के लिए। तो वही मेंटेलिटी हमारे बड़े होने के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हम हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं और जब भी हमको सैलरी मिलती है तो हम उसे फौरन खर्चा करते हैं और मंथ एंड होने से पहले मेजॉरिटी लोगों का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। तो इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बिल्ड करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों के दिमाग में ये बात कभी आती भी नहीं है कि आपको एक मनी ट्री ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ पे रिच और बाकी लोगों के बीच में एक क्लियर डिफरेंस हमें देखने मिलता है कि रिच लोग दिन भर अपने गार्डन को ग्रो करते हैं, यानी वेल्थ को, और मिडिल क्लास लोग सिर्फ खाने के लिए यानी पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि आपको रिच लोग और ज्यादा रिच होते हुए नजर आएंगे और पुअर और मिडिल क्लास आपको जिंदगी भर काम करते हुए नजर आएंगे। फिर रॉकी कहता है कि मेरी इन सारी बातों का मतलब ये है कि एक छोटे से बीज की जगह आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, और फिर गार्डनिंग के बदले आपको इन्वेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ सालों बाद बहुत बड़ा गार्डन यानी बहुत बड़ी वेल्थ ग्रो होकर मिलेगी, और उस गार्डन के फ्रूट्स आपके स्टॉक के डिविडेंड्स होंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट से रेगुलर मंथली इनकम, जिससे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और क्योंकि ये गार्डन आपकी लाइफ टाइम में इतना बड़ा हो सकता है, मतलब आपके स्टॉक्स कंपाउंडिंग के पावर से इतने ज्यादा ग्रो हो सकते हैं कि आप उसे सपने में भी सोच नहीं सकते, जिसके बाद आप ऐसी ऐसी चीजें और लग्जरीज खरीद सकते हो जो कोई भी अच्छे से अच्छा जॉब करने वाला एम्प्लॉय नहीं खरीद सकता। और हमें स्कूल और कॉलेज में ये सब कभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि जॉब करने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज में होती है। तब रमेश को एक बहुत बड़ा शौक मिलता है कि एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी, एक अच्छा जॉब करने के बाद भी वो एक मामूली सा मिडिल क्लास एम्प्लॉय बन के रह जाता। और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता भी है तो वो उसमें ट्रेडिंग करते और अपने कीमती पैसे गवा देते।
एक बड़ा गार्डन ग्रो करने के बारे में कोई नहीं सोचता है। इसीलिए दोस्तों पिछले 3 साल में मैंने सिर्फ एक ही कोर्स लॉन्च किया है, हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग कोर्स, एकदम कम प्राइस पे, ताकि उसे कॉलेज स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके और उनको रियल फाइनेंशियल एजुकेशन मिले। तो अगर आप भी सबसे हाईएस्ट रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक इन्वेस्टिंग से एक बड़ा गार्डन ग्रो करना चाहते हो, तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके लॉन्च होते ही कुछ ही महीनों में 1,500 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें एनरोल कर लिया है और उनका रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्योंकि इसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके वेल्थ क्रिएटिंग सेक्टर्स, हाई कंपाउंडिंग स्टॉक्स और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसमें आपको लाखों का नुकसान हो सकता है, इन सबको मैंने कवर किया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको ये स्टॉक मार्केट से अमीर बनने का गेम अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस कोर्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और क्योंकि हमारे रिसेंटली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं आप लोगों के ढेर सारे प्यार की वजह से, जिसके लिए मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, तो उस खुशी में फर्स्ट 50 लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। क्योंकि नवल रविकांत का एक कोट है कि इफ यू डोंट ओन अ पीस ऑफ बिजनेस यू डोंट हैव अ पाथ टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये था दूसरा एसेट, स्टॉक। फिर एक दिन रॉकी की वाइफ रमेश की वाइफ से मिलती है और उनकी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, जिसमें वो अपने पर्सनल फाइनेंस और पैसों की कंडीशन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फिर अगले दिन रॉकी रमेश को वापस पार्क में मिलता है और उसे क्वेश्चन करता है कि मान लो किसी इंसान के पास एक पर्सनल लोन है 12% के इंटरेस्ट पे, और उसी बैंक से उसने एक एफडी किया है जिसका इंटरेस्ट रेट 8% है, तो इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब रमेश कहता है कि इस इंसान को पैसों की समझ नहीं है, वो इंसान जरूर फ्यूचर में परेशान होगा। तब रॉकी कहता है लेकिन रमेश तुमने खुद ऐसा ही कुछ कर रखा है, तुमने मल्टीपल कार्ड्स ले रखे हैं क्योंकि तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी ईएमआई में जाती है, तो जब तुम्हें इमरजेंसी में शॉपिंग करनी होती है तो तुम अपने क्रेडिट कार्ड से करते हो, फिर वो बिल आप कुछ महीनों बाद पे करते हो। तब रमेश बीच में कहता है कि मुझे तो उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, और अगर होता भी है तो सिर्फ 2-3% का होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तब रॉकी कहता है कि वो 3% हर महीने का होता है, मतलब साल का 36%। आप दुनिया के सबसे अच्छे स्टॉक में या अच्छे से अच्छे एसेट में भी इन्वेस्ट कर लो तो भी आपको गारंटीड 20-30% से अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तब रमेश की दिमाग की ट्यूबलाइट चालू होती है कि उसके क्रेडिट कार्ड का बिल उसे हमेशा ज्यादा क्यों लगता था, क्योंकि वो बेसिकली 36% का इंटरेस्ट दे रहा था, जो बहुत ज्यादा होता है। और फिर उसी बैंक से उसने एफडी में इन्वेस्ट किया था जिससे उसको सिर्फ 6% का इंटरेस्ट मिल रहा था। और जिस इंसान पे लोन होता है तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोचता है कि अगला बिल कैसे पे होगा, तो उसे ये फ्रीडम नहीं मिलता कि वो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस पे एक्सपेरिमेंट करे या कोई दूसरा अच्छा जॉब ढूंढे या फिर लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला ठंडे दिमाग से ले। क्योंकि दोस्तों मैंने खुद देखा है कि बहुत टैलेंटेड और स्मार्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोग लोन लेके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अब बात करते हैं चौथे एसेट की। तो एक दिन रमेश इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और उसने एक पोस्ट रीड किया कि यूरोप दुनिया का सबसे अमीर कॉन्टिनेंट है और बिल्कुल उसके नीचे अफ्रीका दुनिया का सबसे गरीब। तो इसका रीजन उसे समझ नहीं आया, तो उसने सोचा कि चलो रॉकी से पूछा जाए। तो उसने एक दिन रॉकी से पूछा, तो रॉकी ने कहा कि देखो माइंड में तो आपको इन्वेस्ट करना ही है, यानी एजुकेशन में, जो मैंने सबसे पहले बताया। फिर आपको उस एजुकेशन को यूज करना है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करके, जो मैंने आपको नेक्स्ट बताया। लेकिन एक चीज जो अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत खराब हो रही है तो वो है उन लोगों की हेल्थ, जिसकी वजह से अफ्रीकन कंट्रीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। मतलब अफ्रीका के लोग ऑन एन एवरेज 63 साल जीते और यूरोप के लोग 82 साल। तो ये 20 साल का फर्क है, और यही 20 साल से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। जितना अचीवमेंट एक सक्सेसफुल आदमी अपनी लाइफ के शुरू के 60 साल में नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा अचीवमेंट वो अपनी लाइफ के एंड के 10-20 साल में कर लेता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ 63 की एज में हुई थी, जब उनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ की थी। मान लो अगर वो 20 साल और जी लेते, जो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्थ का जरा से भी ख्याल नहीं रखा। वो खुद कहते थे, आई स्मोक लाइक अ चिमनी, आई ड्रिंक लाइक अ फिश, आई ईट लाइक अ पिग एंड आई डोंट एक्सरसाइज। तो 63 की एज से 83 की एज पहुंचने तक अगर उनकी वेल्थ सिर्फ एक मामूली 15% के रेट से ग्रो होती तो उनके 50,000 करोड़ 8 लाख करोड़ में ग्रो जाते, मतलब $100 बिलियन। और ये मैं सिर्फ 15% का रेट मान के चल रहा हूँ, जबकि एक्चुअली में वो इससे काफी अच्छे रेट से अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते थे, क्योंकि उनका लाइफ टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड 62% का रहा है। वो इंडिया के सबसे महान इन्वेस्टर थे, तो $100 बिलियन के बदले वो आराम से $300-400 बिलियन की वेल्थ तक पहुंच जाते, और पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में भी आ सकते थे। अब दोस्तों इतनी ज्यादा वेल्थ से उनका खुद का कुछ खास फायदा होता नहीं, लेकिन कंट्री का और हम इंडियंस का बहुत फायदा हो सकता था। न जाने कितने लाखों जिंदगियां इंप्रूव हो जाती, वो कितना सारा पैसा डोनेट कर सकते थे। वो एक कंपनी भी स्टार्ट कर रहे थे, अकाशा एयरलाइंस, तो उससे कितने सारे लोगों को जॉब्स मिलते,
और न जाने कितने सारे लोग उनको देख के और इंस्पायर होते और उनके जैसा बनने की कोशिश करते। इसीलिए जब गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में पैसा खर्चा करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाती है, तो वो सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए नहीं होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जैसे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, तो वो हमारी कंट्री के लिए एसेट है। ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड लीडर्स और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज, ये सब की एज 50, 60, 70 साल की होती है। तो अगर आपकी कंट्री के लोग उस एज तक पहुंच ही नहीं रहे, तो आपकी कंट्री ग्रो होगी कैसे? क्योंकि कंपनी को आगे ले जाने वाले वही लोग होते हैं जो कंट्री के एसेट होते हैं। तब रमेश फौरन कहता है कि रॉकी, तुम भी एक वैल्यूएबल एसेट हो जो मेरी हेल्प कर रहे हो, और मैं भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करूंगा फ्यूचर में, जिससे वो और लोगों की हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी रॉकी जैसा एक फ्रेंड चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर आपको हर हफ्ते रॉकी से बात करने मिलेगा। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए Q&A भी लाने वाला हूँ। तो इसीलिए पुअर कंट्रीज और पुअर फैमिलीज में एक चीज कॉमन होती है कि उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, खास करके खराब मेंटल और फिजिकल हैबिट। तो बीमारी की वजह से वो ज्यादा बिल्स तो पे करते ही है, लेकिन उसके साथ में वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं और अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन और सपोर्ट करने के बदले उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे फिर वो बच्चे ज्यादा टेंशन में रहते हैं और रिस्क नहीं ले पाते। इसे हम मैथ्यू इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर। इसे मैं किसी और दिन एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए हम बैंक्रप्सी के बारे में तो जरूर सोचते, लेकिन हेल्थ बैंक्रप्सी के बारे में कभी नहीं सोचते। तो इसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आप घर पे खाना बनाने के लिए नकली तेल के बदले असली घी यूज करते हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने हिटलर की बुक में से रीड किया था कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इन योर बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ योर डेथ इज द एक्स्ट्रा वर्क यू डिड विच वॉज नॉट नेसेसरी। फिर पांचवा और सबसे लास्ट एसेट है रिलेशनशिप, यानी कि आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोग। क्योंकि दोस्तों, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, आपके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन आप उसमें अकेले रहते हो, आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और आपके घर में भी कोई आता जाता नहीं है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास एक डिसेंट साइज का घर है जिसमें आपके खास लोग रहते हैं, जैसे आपकी वाइफ, आपके सारे बच्चे, आपके मॉम डैड, और आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स भी आते रहते हैं। तो इसमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? नीचे कमेंट करके बताना। रॉकी कहता है कि मैं पर्सनली सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा। फिर लास्ट में वो रमेश को कहता है कि रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे कम खर्चा करना पड़ता है। आप एक दिन 50 रुपए का एक रेड रोज अपनी वाइफ को दो, रैंडमली, बिना किसी वजह के, बस यूं ही। और फिर आप नोटिस करना कि आपकी वाइफ जो मर्सिडीज कार और जो डिमांड्स कर रही थी, वो सब धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 एसेट्स जो कैश से अच्छे होते हैं। और कौन से एसेट्स आपको इस लिस्ट में ऐड करने हैं, नीचे कमेंट करके बताओ। और सबसे इंपॉर्टेंट एसेट एजुकेशन के लिए मेरे स्टॉक मार्केट की कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी ये एजुकेशन मिले। और दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।